वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडन्यूब। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो चलो समझते हैं क्या है डीएम में। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझ में आना चाहिए, वो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है उसको तुम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। जब से मैंने वेरिएबल पढ़ाया है तुम तभी से इस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को पढ़ते आ रहे हो, पर शायद तुमने नोटिस नहीं किया कि उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो चलो समझते हैं कि क्या है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो जब भी तुम यूज़ करते हो किसी भी एरे को या फिर लोकल वेरिएबल या फिर ग्लोबल वेरिएबल का तुम यूज़ करते हो ना, तो उसमें दो चीज़ कॉमन रहती है कि उसका जो साइज़ रहता है फिक्स्ड रहता है और वो कंपाइल टाइम पे ही पता रहता है कि उसकी साइज़ क्या है। तो मान लो कि तुमने एक एरे लिया, तो एरे का तुम कुछ तो साइज़ लोगे, जैसे मैंने एग्जांपल में मैंने समझा रखा है कि इंट एरे जिसका साइज है 100। तो यहाँ पे इंट इंट तुम्हें पहले से ही पता है कि इसका जो साइज है वो 4 बाइट है। तो मान लो इंटीजर है जिसका 4 बाइट है, तो इंट लिख रहे हो तो उसको एक तरफ से तुम मेमोरी एलोकेट ही तो कर रहे हो ना। तो तुम यहाँ पे देखो कि तुम मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कि तुमने एक इंट लिया या फिर फ्लोट लिया या फिर कैरेक्टर लिया या फिर बुलियन लिया, तुमने कोई भी डेटा टाइप लिया और एक तुमने वेरिएबल लिया या फिर एरे लिया, तो वहां पे तुम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे वीएस कोड के माध्यम से। तो चलो मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया। तो मान लो मैंने इंट ए इक्वल टू यहाँ पे 5 कर लिया, इंट ए इक्वल टू 5। तो यहाँ पे तुम खुद देखो इंट का जो साइज होता है ना वो 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा लिया है एक ए नाम के कंटेनर में या फिर ए नाम के वेरिएबल में। तो ये जो ए है ना उसका साइज क्या होने वाला है, 4 बाइट होने वाला है। 4 बाइट कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट लिख रखा है। और इंट लिख रखा है मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम, क्योंकि तुमने इंट लिख रखा है इसलिए तुम 4 बाइट तुम एलोकेट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, स्टैटिकली कर रहे हो। क्योंकि ये इंट लिख दिया है ना, अभी ये 4 से 5 थोड़ी हो जाएगा, 6 थोड़ी हो जाएगा। ये तो इंट है तो 4 ही होगा ना, वो तो स्टैटिक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर तुम इसका साइज भी निकालना चाह रहे हो तो तुम वो भी कर सकते हो यार। तुम बिलीव करो कि हाँ यार ये एक्चुअली इसी चीज को कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसका साइज प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैंने ए लिख लिया और 1 मिनट यहाँ पे सेमी कॉलन छूट रहा था, तो इसको मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। तो इसका जो साइज है यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे शायद कोई दिक्कत हो रहा है क्या, यहाँ पे शायद मैंने फंक्शन नहीं लगाया, फंक्शन भी लगाना होता है साइज ऑफ। दैट्स वाई मैंने बोला कि ये वैल्यू क्यों प्रिंट कर दिया। और जब मैंने आ ही गया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख ले रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, द वैल्यू नहीं द साइज लिख देता हूँ, द साइज इन। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुम देखो द साइज इन बाइट ऑफ ए इज 4 बाइट, मतलब 4 बाइट आ रहा है यार। तुम देखो तो यहाँ पे इंट है, और कैसे 4 बाइट आ रहा है, क्योंकि तुमने इंट लिखा। किसने लिखा, तुमने लिखा, तो तुम ही तो वैल्यू एलोकेट कर रहे हो ना। अगर मान लो तुमने फ्लोट लिख लिया यहाँ पे, तो फिर भी फ्लोट की भी तुम्हें साइज पता है 4 बाइट का होता है। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे करेक्टर लिख रहा हूँ और यहाँ पे मुझे करेक्टर देना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो करेक्टर नहीं था ना, 5 तो इंटीजर था, उसको फ्लोट की तरह भी ले सकते हो, वो भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा, इसकी साइज 1 आ रही है, तो ये 1 कभी आ रहा है कभी 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे लिखा है करेक्टर। तुम कभी यहाँ पे फ्लोट लिख दे रहे हो, कभी तुम वहाँ पे इंटीजर लिख दे रहे हो। कौन लिख दे रहा है, तुम लिख दे रहे हो, तो तुम ही मेमोरी एलोकेट कर रहे हो ना। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा एकदम नीचे लेवल पे मैंने समझाया है यार तुमको। आई थिंक तुम्हें थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और इसके बाद से अब चालू होता है मेन गेम। तो चलो मैं तुम्हें मेन गेम समझाता हूँ, एक्चुअल टॉपिक समझाता हूँ। और यहाँ पे तुमने जो भी पढ़ा ना, सब कुछ तो यार सही था, सब कुछ तो तुम्हें समझ में आ रहा था। लेकिन उसमें दिक्कत थी थोड़ी सी। क्या दिक्कत थी, कि तुम्हें साइज जो है ना, साइज तुम्हें पहले से पता थी कि हमें इंट लेना है या फिर हमें फ्लोट लेना है, या फिर एरे है तो उसकी साइज 100 कर देनी है, ठीक है। वो साइज तुम्हें पहले से पता थी भाई, तुम्हें पहले से पता थी। ये इसकी लिमिटेशन है। तो मान लो तुम्हारे क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं, मान लो 80 स्टूडेंट हैं, तो 80 स्टूडेंट के लिए तुमने साइज दे दिया 80।
लेकिन आगे चल के तुम्हारे क्लास में थोड़े और एडमिशन बढ़ गए तो 85 स्टूडेंट हो गए। तो तुमने 80 पहले से दे रखा है, तो उस जगह पे 85 स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? आ ही नहीं पाएंगे। तो यही लिमिटेशन है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की। यहाँ पे साइज तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, और यही तो दिक्कत है ना कि तुम्हें साइज पहले से पता ही नहीं रहती है ना। मान लो क्या पता कोई बाद में आके एडमिशन ले लिया। और यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत है कि मान लो ठीक है तुमने 80 तो दे दिया और नए 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, 85 हो जा रहे हैं, तो तुम साइज बढ़ा दो ना। तो तुम बढ़ा भी नहीं पाओगे। दिक्कत यही फंस जाती है कि तुम बढ़ा भी नहीं पाओगे, और साइज बढ़ा भी पाते हो तो वो दूसरा मेथड होता है, अभी अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें। तो लिमिटेड टू द स्कोप वेयर डिक्लेयर, और जहां तुम डिक्लेयर करते हो वहीं पे लिमिट रह के रह जाता है। दो चीजें तो तुम अपने दिमाग में रखो यार, कि तुम्हें पहले से साइज पता है। रुको मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें पहले से साइज पता है कि 4 बाइट यूज करना है तो तुम 4 लिख लोगे, या फिर जो तुम्हें लिखना है वो लिख लोगे। तो रुको मैं तुम्हें और ज्यादा क्लियर करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि तुमने इंट लिख दे दिया, ठीक है, तुमने इंट लिखा, एक एरे बना लिया, और यहाँ पे तुमने इसका साइज 100 दे दिया। अब तुम हो थोड़े बदमाश टाइप के, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पे मैंने प्रिंट अप करा लिया, और यहाँ पे जेड यू, एक मिनट, जेड यू लिख लूँ एंड बैक स्लैश एन, और उसके बाद से साइज ऑफ, और साइज ऑफ तुमने एरे प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब तुम एक चीज़ पहले बताओ, एक चीज़ बताओ कि इसकी साइज़ क्या आने वाली है। इसकी साइज़ आई थिंक तुम्हें पता है कि मान लो तुमने मतलब कि 100 डब्बे तुमने बना रखे हैं, हर एक डब्बे का जो साइज है 4 बाइट है, तो सभी डब्बे का साइज कितना होगा? सभी डब्बे का साइज 400 होगा। रुको मैं तुम्हें प्रिंट करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये 400 होगा। लेकिन तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ठीक है, तुम कह रहे हो यार कि यहाँ पे मैं डायनेमिकली इसका क्या कर रहा हूँ, मैं साइज नहीं दे पाऊंगा, इसका साइज बढ़ा नहीं पाऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे 80 रह रहे हैं, यहाँ पे 80 रह रहा है, तो मैं बाद में 85 नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा मान लो तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, तो मान लो उसका तुम साइज तो ले लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे तुम 85 करोगे, तो ये अपने आप में ही तो स्टैटिक है ना। ये तो अपने आप में ही स्टैटिक हो जा रहा है। और इसको तुम कंपाइल टाइम पे लिख रहे हो। कंपाइल टाइम पे हमें चाहिए ही ना, हमें हमें मान लो कि पहले से ही पता है 85 स्टूडेंट रहेंगे, तो फिर ज़रूरत ही क्या है हमें? हमें पहले से पता ही नहीं है ना। तो पहले से जब पता ही नहीं है तो तुम यहाँ पे लिख कैसे दोगे 85? बात तो ये है ना कि तुम 85 लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पहले से पता नहीं है, इसलिए तुम 80 लिख के रखे हो। यही तुम गलती कर दे रहे हो। तो ये बात है, आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और थोड़ी भी चीज़ें समझ में आ रही है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लिमिटेशन तुम्हें समझ में आया होगा, और उसके बाद से अब समझ में आएगा तुम्हें कि अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ क्यों करते हैं। तो इसी में ये सारी लिमिटेशन थी ना, तो इसीलिए हम लोगों ने लाया एक और चीज़, एक और फीचर, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। कि यार अगर मेमोरी बाद में और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम और ज़्यादा मेमोरी बाद में भेज देंगे। तो पहली बात ये है, चलो समझते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से तुम ये समझो कि मेमोरी को हम लोग एलोकेट कर देते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। कुल मिला जुला के मेमोरी को हम लोग एलोकेट कर देते हैं रन टाइम पे। अब तुम कहोगे यार ये चीज़ नहीं समझ में आया, अब तुम मुझे समझाओ। तो मैं स्टैटिक समझा रहा हूँ, अभी तुम देखो स्टैटिक समझा रहा हूँ, अभी डायनेमिक नहीं समझा रहा हूँ। अभी तुम देखना स्टैटिक। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार तुम सही बोल रहे थे कि यहाँ पे हम लोग ना 80 दे पा रहे हैं, 85 हमें नहीं मालूम है तो नहीं दे पा रहे हैं, पर बाद में हमें मालूम चल रहा है, इसकी साइज तो बाद में हमें मालूम चल रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रिंटफ ले रहे हैं। तुम हो थोड़े चालाक टाइप के। इंटर द साइज तुमने क्या लिया, इंटर द तुमने साइज ले लिया, और यहाँ पे तुमने क्या करा, एक मिनट, एक स्कैनफ ले लिया, स्कैनफ, और इंटीजर लेना है तो परसेंटेज डी, और उसके बाद से कॉमा करके हमें एम परसेंट कहाँ गया, एम परसेंट एन ले लिया, और यहाँ पे मैंने एम परसेंट एन, और इसको मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि हाँ एन इंटीजर है। ठीक है, इतना तो हमने सब कुछ कर दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया एन। अब तुम ये बात सोच रहे होगे, तुम तब से यही बात सोच रहे थे, मुझे पता है कि यार ऐसा तो मैंने कर दिया ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हमें अब ज़रूरत ही नहीं है, मैलोक कैलोग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बात बताओ कि जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, ये जो मुझसे साइज पूछ रहा है, ये तो रन टाइम हो गया ना, ये तो रन टाइम हो गया।
लेकिन हमें तो कंपाइल टाइम पे आंसर चाहिए था, हमें तो कंपाइल टाइम पे ये बताना था ना इसका साइज क्या है। ये तो हम लोग रन टाइम पे बता रहे हैं, लेकिन चलो रन टाइम पे हमने बता भी दिया, पर ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इसको कहते हैं वीएलए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इसी मतलब लिमिटेशन के चलते हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो फिर चलो यार समझते हैं एक्चुअली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। और आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा यार डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इतना तुम समझ पा रहे हो तो बहुत है। तो यूजफुल व्हेन यू डोंट नो द साइज इन एडवांस। तो वही बात मैं बता रहा था तब से कि अगर मान लो तुम्हें पहले से साइज नहीं पता है तो तुम किसका यूज़ करोगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करोगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, मेमोरी को देना, किसको देना, प्रोग्राम को देना, एरो को देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को देना यार जहाँ तुम्हें मेमोरी की ज़रूरत है, सिर्फ मेमोरी देना, बस मेमोरी देना, बस ये समझो यार, डायनेमिक मेमोरी देना। और डन यूजिंग हीप मेमोरी। और मेमोरी भी यूज़ होता है तो कौन सा मेमोरी यूज़ होता है ये भी जाना जरूरी है, तो वो हीप मेमोरी यूज़ होता है। और ये चीज़ हेडर फाइल, हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं हेडर फाइल का, ये चीज़ तुम देखो stdlib.h, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि इस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और जब भी हम लोग बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, तो वहाँ पे कुछ फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, पहला मैलोक, कैलोक, रिलोक, फ्री, फ्री, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस पे तुम ज़्यादा ध्यान मत दो यार ये क्या हो रहा है, या मतलब ये क्या है यार, बहुत ही अजीब दिख रहा है। तो ये बहुत ही अजीब नहीं है, बहुत ही सिंपल है और सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।